नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं हूं पूजा सिंह। 45 दिन बीत चुके हैं। आज 45वां दिन है जब रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध जारी है। रशिया इस युद्ध को रोकने को तैयार नहीं है, यूक्रेन घुटने टेकने को तैयार नहीं है। और ऐसे में जेलेंस्की का बयान भी सामने आया कि उम्मीद भरी नजर से वो भारत की तरफ देख रहा है। भारत के अगर स्टैंड की बात करते हैं तो भारत किसी भी पक्ष में नहीं है, ना तो रशिया के पक्ष में साफ नजर आता है और ना ही अमेरिका के दबाव में। खुद भारत जो है इंडिपेंडेंट है। अब तक बता दें कि जब से युद्ध शुरू हुआ है, 1.5 महीना जब से हुआ है, यूएन बॉडी में अलग अलग समय पर 11 बार वोटिंग हुई है और इस 11 बार वोटिंग में भारत हमेशा जो है एब्सेंट रहा है, यानी किसी की एक पक्ष में नहीं रहा है। ना तो उसने रूस के पक्ष में वोट किया, ना ही रूस के विपक्ष में वोट किया। तो बता दें कि ना विरुद्ध में रहा ना पक्ष में रहा, भारत न्यूट्रल रहा है। भारत का अपना एक स्टैंड रहा है। हालांकि पीछे खबर यह भी आई थी कि अमेरिका ने दबाव बनाने की कोशिश की है। लगातार अमेरिका की तरफ से बयान आते रहे हैं कि भारत को अपना रुख साफ करना होगा। कब तक भारत न्यूट्रल रहता है? और साथ ही साथ अगर हम यहां पर बात करते हैं अमेरिका के बाद, अगर रशिया की बात करते हैं तो रशिया ने भी एक नोट जारी किया था। उस नोट में कहा गया था कि अगर वोटिंग होती है तो जो भी देश उसमें एब्सेंट रहेंगे, उसमें हिस्सा नहीं लेंगे या रशिया के पक्ष में वोट नहीं करेंगे, उन्हें रूस विरोधी माना जाएगा। लेकिन इसका प्रभाव भी अमेरिका पर, भारत पर नहीं पड़ा है और भारत ने उस समय भी वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। यानी तो ना रशिया के प्रेशर में है और ना अमेरिका के प्रेशर में। ऐसे में जेलेंस्की की बात करें, जब अभी भारत के अंदर एक न्यूज चैनल के ऊपर जेलेंस्की का इंटरव्यू चला, उन्होंने कहा कि वो बात करने को तैयार है। जब मध्यस्थता की बात आई तो भारत का नाम लिया गया कि भारत की तरफ जो है वो बहुत ही पॉजिटिव तरीके से देखते हैं। भारत का जो स्टैंड रहा है वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव रहा है। भारत के स्टैंड की बात करते हैं तो भारत का यही कहना है कि हम जो है इस वक्त सिर्फ और सिर्फ शांति के पक्ष में है। हमारा स्टैंड क्लियर है कि हम किसी के ना पक्ष में है ना विरोध में है, हम सिर्फ और सिर्फ शांति के पक्ष में है। ग्राफिक्स के जरिए आपको अपडेट बता रहे हैं कि किस तरीके से रूस और यूक्रेन के बीच 45वां दिन ये है और इस दौरान जो है कितना नुकसान हुआ तस्वीरों में साफ जाहिर है। और तस्वीरें दिखा रही है कि किस तरीके से बर्बादी का आरंभ पिछले 1.5 महीने में बिखरा पड़ा है। बूचा नरसंहार के बाद जो है यूएन से बाहर कर दिया गया, यूएन ह्यूमन राइट कमीशन से बाहर कर दिया गया है रशिया को। और साथ ही साथ बता दें कि रशिया का इस पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा। एमनेस्टी इंटरनेशनल को उसने बैन कर दिया है, जो कि खुद एक एनजीओ है। रशिया ने उस पर ही बैन लगा दिया है। बड़ी खबर है। आप देख रहे हैं किस तरीके से कितने लोगों की मौत हुई है, कितने लोगों का नुकसान हुआ है। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं जिनसे हम बात करेंगे। हमारे साथ है नरेंद्र सिंह, रक्षा विशेषज्ञ, इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। इसके अलावा कर्नल शैलेंद्र सिंह, रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ हैं। और बीएस निगम जी, पूर्व राजनयिक हमारे साथ है। बीएस निगम जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी। भारत के स्टैंड को कैसे देखते हैं? रशिया ने एक नोट जारी किया और कहा कि जो अब वोटिंग होगी उसके अंदर जो एब्सेंट रहेगा या जो रशिया के विरोध में वोट करेगा वो रशिया का विरोधी माना जाएगा और रशिया जो है कहीं ना कहीं उस पर दबाव बनाएगा, परिणाम उस देश को भुगतने पड़ेंगे, ये कहना था। किस तरीके से देखते हैं? भारत ने तब भी स्टैंड लिया और वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। देखिए, भारत का स्टैंड बहुत स्पष्ट है। भारत किसी के पक्ष में भी नहीं है और आपने बहुत अपने इंट्रोडक्शन में कहा है कि भारत शांति के पक्ष में है, युद्ध को खत्म करने के पक्ष में है, लेकिन वो पहल नहीं कर सकता किसी बात की भी और ना ही किसी का पक्ष ले सकता। भारत की इस नीति को दुनिया भर में सराहा गया है जी। और यही भारत के पक्ष में भी है कि भारत किसी का पक्ष न ले। अगर पक्ष लेता है तो दूसरे पक्ष को नाराज करेगा, ठीक है। और जहां तक अमेरिका का सवाल है और रूस का सवाल है, दबाव की नीति हर एक देश के ऊपर आती रहती है, प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से। और ये जो कहा गया है रूस के द्वारा कि भारत यदि न्यूट्रल रहता है या कोई भी देश, भारत का नाम तो नहीं लिया उन्होंने, और
वो उसको माना जाएगा कि वो रशिया के विरुद्ध है। जी निगम जी, और एक भारत एक ने प्रश्न और है। इजराइल है, टर्की है, ऐसे कुछ देश और भी हैं जो कि न्यूट्रल हैं, जो किसी के पक्ष में नहीं है, किसी के विरोध में नहीं है, लेकिन स्पेसिफिकली भारत के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है। रशिया की तरफ से अगर बात करते हैं, डायरेक्ट कुछ नहीं कहा जा रहा, लेकिन सर्कुलर नोट जारी किया जाता है। अमेरिका की तरफ से जो है पूर्व राजनयिक जो है वो कहते हैं, साथ ही साथ उप विदेश मंत्री की बात करते हैं, उनका भी ये कहना है कि भारत को अपना स्टैंड क्लियर करना होगा। तो भारत पर बाकी जो देश न्यूट्रल है उनको छोड़ दिया जाए, उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं है, लेकिन भारत सेंटर ऑफ अट्रैक्शन क्यों है? भारत की इंपॉर्टेंस यहां पर कैसे दिखती है? देखिए, भारत की चूंकि यूक्रेन से और रशिया से साथ साथ अमेरिका से जो रिश्ते हैं वो इतने मजबूत हैं, इसलिए दोनों ही देश, चाहे वो अमेरिका हो या रूस हो, वो हमारी तरफ देखते हैं। यूक्रेन भी इसलिए देखता है कि भारत एक प्रभावशाली देश है, भारत की एक विदेश नीति है, भारत का दुनिया भर में एक अलग स्थान है, और भारत की बात का प्रभाव दोनों देशों के ऊपर, तीनों देशों के ऊपर पड़ सकता है। इसलिए यूक्रेन भी भारत की तरफ देखता है, और यूक्रेन क्यों, पूरा नाटो भी इनडायरेक्ट रूप से चाहता है कि भारत यदि पहल करे तो भारत के लिए ये अच्छा होगा और ये युद्ध समाप्त हो सकता है ना। जी, लेकिन हर देश की अपनी एक नीति होती है। आपने टर्की का नाम लिया, टर्की तो कई मायने में रूस के खिलाफ ही बोल चुका है, ठीक है ना। तो भारत का स्टैंड जो आपने बताया, 11 बार जो है ऐसा मौका आया जहां भारत ने एक किसी का पक्ष नहीं लिया। तो भारत की स्पष्ट नीति और भारत का प्रभाव जो दुनिया भर में है, इसलिए, और भारत का एक जो सक्षम नेतृत्व है इस वक्त पे, जो जो दुनिया भारत की तरफ देखती है, शायद यही एक कारण है जिससे दबाव बनाया जाता है कि भारत किसी एक पक्ष में आ जाए। और वो पक्ष कौन सा हो? रूस चाहता है कि रूस के पक्ष में हो, अमेरिका चाहता है कि यूक्रेन के पक्ष में हो, लेकिन भारत का स्टैंड जैसा रहा है आगे भी वैसा ही रहना है। भारत किसी के सामने झुक नहीं सकता है। ऐसे छोटे मोटे दबाव डिप्लोमेसी में आते रहते हैं, इनका कोई बहुत बड़ा महत्व नहीं होता है। आपको मालूम होगा, रूस ने बावजूद इसके हमें कंसेशन रेट पे तेल दिया है, और इतना नहीं, जिस यूरोप की बात कर रहे हैं, यूरोप ने खुद कोयले के बारे में अपना निर्णय बदला है, ठीक है। जो सैंक्शन लगाई हैं रूस के खिलाफ में, वो कहीं मायने में कोई काम नहीं कर रही हैं। रूस ना झुक रहा है, ना रूस की इकोनॉमी के ऊपर कोई ऐसा कोई नेगेटिव प्रभाव अभी पड़ा है जिससे रूस दबाव में आ जाए। और चाहे वो नाटो हो, चाहे वो इकोनॉमी, चाहे यूरोपियन हो, और चाहे अमेरिका हो, कोई भी देश इस वक्त अमेरिका उस रूस को झुका नहीं पा रहा है, ठीक है ना। और भारत की तरफ मात्र इसलिए देखते हैं कि भारत प्रभावी देश है, भारत की इकोनॉमी बहुत मजबूत है, भारत दुनिया के सामने झुकता नहीं है। और अब ये पुरानी जो सरकार रही होंगी वो सरकार नहीं है, ये नया भारत है, नया जोश का भारत है, नए नेतृत्व का भारत है। और भारत जिस वक्त इस वक्त खड़ा है वो दुनिया में एक स्तंभ की तरह खड़ा है। जी नरेंद्र जी, आपके पास आना चाहूंगी। भारत कितने दिन तक न्यूट्रल रह सकता है, जबकि उसके आसपास के जितने भी पड़ोसी मुल्कों की हम बात करते हैं वहां पर राजनीतिक उथल पुथल है, वहां पर स्थितियां ठीक नहीं है। चाहे हम श्रीलंका की बात करते हैं, चाहे हम नेपाल की बात करते हैं, चाहे अफगानिस्तान की बात करें, चाहे पाकिस्तान की बात करें, चाहे म्यांमार की बात करें, चाहे चाइना की बात करें, तो सब तरफ राजनीतिक उथल पुथल है। ऐसे में भारत कितने दिन अपने आप को न्यूट्रल रख लेगा? देखिए, निगम साहब ने कई चीज़ें बहुत स्पष्ट कर दी हैं आज जी। भारत का, कि दुनिया में क्या स्थान है, क्या हमारा नेतृत्व है, और हम किसी भी छोटे मोटे दबाव या किसी भी बड़े दबाव में भी हम नहीं आ सकते हैं। न्यूट्रल रहने का पर्पस था हमारी नीति है कि शांति स्थापित होनी चाहिए और बातचीत होनी चाहिए। अब आप देखिए कि जो डायरेक्ट स्टेक होल्डर हैं, जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं, जो यूक्रेन की गवर्नमेंट है, आप उनके स्टैंड को अगर इस पिछले 45 दिन या उससे पहले भी देखेंगे, खासकर इस पिछले 45 दिनों में, तो कभी भी उन्होंने युद्ध बंद करने जैसी कोई बात ही नहीं की है। वो रोज कुछ ना कुछ स्टेटमेंट, उन्हें कोई अपनी पार्लियामेंट को एड्रेस करने के लिए बुला लेता है, उन्हें कोई मदद देने के लिए कह देता है, वो उनकी बात सुन लेते हैं। और वो एक जिम्मेदार राष्ट्रपति होने का मेरे नजरिए में तो बिल्कुल भी कर्तव्य नहीं निभा रहे हैं, क्योंकि वो अपने देश को लगातार बर्बाद होते देख रहे हैं, करवा रहे हैं। और किस लिए? सिर्फ यूएस, नेटो कंट्रीज की एश्योरेंस पर, उनके आश्वासनों पर, हम ये मदद कर देंगे, हम ये सहायता दे देंगे, हम ये $1 बिलियन दे देंगे, $3 बिलियन दे देंगे।
और देखिए वो अपने देश का नुकसान, उनके नागरिकों की वहां की सोचिए, जान महल की किस तरह से इतनी बड़ी हानि हो गई है और फिर भी कोई रोकने को तैयार नहीं है। जहां तक हमारे देश का सवाल है, न्यूट्रल रहने का सवाल है, आपने देखा होगा कि पिछले अगर एक पखवाड़े को भी आप देखें तो भारत बहुत ज्यादा गतिविधियों का केंद्र रहा है, चाहे ब्रिटेन हो, जर्मनी हो, यूएस हो, चाइना हो, रूस हो, सभी के कोई ना कोई मंत्री बहुत सीनियर स्तर के जो हैं, या तो एनएसए या विदेश मंत्री हमारे देश में आ चुके हैं। कितनी विजिट हुई हैं और खुद रूस कह चुका है कि हम वो भारत की मध्यस्थता को स्वीकार कर सकते हैं। यूक्रेन भी भारत की तरफ देख रहा है, लेकिन जब तक स्टेक होल्डर डायरेक्ट अगर उसके लिए सहमत ना हो तो मध्यस्थता कैसे की जा सकती है। हम तो बिल्कुल खिलाफ हैं किसी भी हिंसा के, किसी भी युद्ध के, और हमारी स्टैंड बिल्कुल क्लियर रही है। ना हम इनके दबाव में हैं, ना वेस्टर्न कंट्रीज, यूरोपियन यूनियन, यूएस के दबाव में है, और ना ही कोई किसी तरह का रूस की ओर से हम पे आने वाला दबाव इस तरह का काम कर सकता है। इनफैक्ट रूस चाहता है हमारे साथ और अच्छे से संबंध रखना, और जाहिर है उनके विदेश मंत्री की 2 दिन की जो थी उसमें जो कुछ चीजें तय हुई हैं। तो देखिए भारत को तटस्थ रहना तब तक तटस्थ रहेगा जब तक हमारे कोई बहुत बड़े इंटरेस्ट प्रभावित नहीं हो जाते। हम रोल प्ले करने के लिए तैयार हैं, तैयारी भी हो रही है, डिप्लोमेटिक लेवल पर भारत के प्रयास जारी हैं, क्योंकि भारत की ओर अब लगभग सभी देख रहे हैं। हमारी आज जो स्थिति है, हमारा जो नेतृत्व है, भारत की जो दुनिया भर में साख है, वो एक बहुत मजबूत और एक उभरते हुए एक नए भारत की है। सभी देख रहे हैं, और उचित समय पर मुझे लगता है कि हमारी सरकार जब इंटरवेंशन की जरूरत होगी जरूर कुछ ना कुछ इंटरवेंशन करेगा। जी कर्नल साहब, आपके पास आना चाहूंगी, सही समय भारत के इंटरवेंशन का क्या होगा? जब जेलेंस्की जो है भारतीय मीडिया में आकर कह चुके हैं कि भारत मध्यस्थता करेगा तो कोई ना कोई हल जरूर निकलेगा, और साथ ही उन्होंने कहा कि वो पुतिन से मिलने के लिए भी तैयार हैं। ये टीवी पर जो कॉन्वर्सेशन चल रही है यूक्रेन की, उसमें तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता, क्योंकि वो टेलीविजन कॉन्वर्सेशन है। एक तरफ से पुतिन टेलीविजन पर आकर कुछ बोलते हैं, एक तरफ से जेलेंस्की कुछ आकर के बोलते हैं। मध्यस्थता होगी तो होगी कैसे? देखिए, यूक्रेन के प्रेसिडेंट साहब जेलेंस्की को इंडिया की अब याद आई है। उनके और हमारे रिलेशन कैसे हैं उन्हें खुद जज करना चाहिए कि उन्होंने यूएन में हमारे खिलाफ वोट दिया या नहीं दिया। कई बार उनके बयान ऐसे आए हैं, भारत विरोधी रहे हैं। जी, आज आपको भारत की याद आ रही है, बहुत अच्छी बात है कि आप रियलाइज कर रहे हैं कि आप कहाँ गलत रहे हैं अपनी जिंदगी में एज अ कंट्री। आई एम टॉकिंग एज अ कंट्री। जहां तक बात है रशिया के यूएनएचआरसी से निकालने की बात, पर मुझे एक बात बताइए, अब जरूर निकालिए, कल नहीं निकालिए, आज अभी निकालिए, लेकिन ये लड़ाई रुकनी चाहिए। जी भाई, आप उनको इसीलिए तो निकाल रहे हैं ना। आप फिर भी लड़ाई रोक नहीं पा रहे। आप नेटो बने, आप यूएस बने, आप पता नहीं क्या बने, यूएन बने, लेकिन लड़ाई तो रोक नहीं पा रहे आप। और मुझे ये बताइए, आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भारत इसमें वोट करे? क्यों भाई? जो आपने इराक में किया उसके ऊपर आपने वोटिंग करवाई? आप जो चाइना तिएननमेन स्क्वायर में किया उसके ऊपर वोटिंग कराई? जी। आपने मुस्लिम्स के लिए वोटिंग करवाई? आपने पाकिस्तान बलूचिस्तान में क्या कर रहा है उस पर वोटिंग कराई? ये बढ़िया है, जब आपको मन करे तो आप वोटिंग कराना चाहेंगे। आप बोलेंगे कि अगर आप वोट नहीं करेंगे, एब्सेंट रहेंगे, तो वो फेवरेबल मानी जाएगी। क्यों भाई? आप कौन होते हैं डिसाइड करने वाले? देखिए, जब भारत के ऊपर प्रेशर बन रहा है, वो प्रेशर इसीलिए बन रहा है क्योंकि दूसरी कंट्री सोचती है, मैं डिप्लोमेसी समझता हूं थोड़ी बहुत, मैंने एज अ स्टूडेंट ऑफ डिप्लोमेसी इंटरनेशनल रिलेशन में ये बड़ी जिम्मेदारी से कह पाऊंगा कि कुछ भी कह लीजिए, ये जो हालत हम देख रहे हैं ये हमें दिखाई जा रही है। ये हालत हमें दिखाई जा रही है कि देखिए कितनी बर्बादी है। तो मुझे बताइए, आप बोलते हैं रेलवे स्टेशन के ऊपर अटैक कर दिया, 50 लोग मर गए। बिल्कुल गलत बात है, नहीं मरना चाहिए। मैं मानता हूं रशिया टू बी ब्लेम, लेकिन आप ही का क्लेम है जेलेंस्की साहब 17,000 18,000 हमने रूसी सैनिक मार दिए, तो वो कौन सा ह्यूमन राइट्स के फेवरेबल एक्शन है आपका? जी, आप बोलते हैं बुच्चा में 11 लाशें मिल गई। आप बता दीजिए, आप रोजाना क्लेम करते हैं हमने ये डाउन किया, हमने वो डाउन किया। ये जो उन लोगों के जो फैमिलीज हैं, उनके बच्चे हैं, वो अनाथ नहीं हो रहे? आपको अपने 140 बच्चे दिख रहे हैं। दोनों चीजें गलत हैं, मैं किसी की साइड नहीं ले रहा हूं, दोनों चीजें। और अगर भारत बोलता है कि दोनों चीजें गलत है, हम शांति चाहते हैं, भाई मुझे ये बताइए, यूएस ने अभी तक कितनी बार अपील करी कि शांति होनी चाहिए? जी,
ऑफर कर रहे हैं वेपन। जेलेंस्की साहब बोलते हैं मैं नेटो में नहीं जाऊंगा, मैं बात करने को तैयार हूं। दूसरे दिन नहीं, उसी दिन सेम टू सेम बोल देते कि हाँ जी हमारे पास ऑस्ट्रेलिया ने 30 बख्तरबंद गाड़ियां दी हैं, अब हम काफी कुछ करेंगे, हमें इतनी मिसाइल मिली है, हमें पैट्रियट मिली है, हमें ये वाली मिसाइल मिली है, हमने वो जहाज भी गिरा दिया है। भाई पीस के लिए एक एनवायरमेंट बनता है, आप ऐसे नहीं करते हैं। आपको लग रहा है एक तरफ आप क्लेम कर रहे हैं कि सभी लोग कि जी रशिया का बुरा हाल है, वो काफी डाउनफॉल हो गया। ओ भाई अगर डाउनफॉल हो गया तो आपको खुश होना चाहिए ना, फिर ये पीस टॉक किस लिए? आप खुद ही क्लेम करते हैं आपका कंट्री 90% डिस्ट्रॉय हो चुका है। पुतिन का आप बोलते हैं कि जी वो उसको काफी डिफीट मिली है, जबकि उस बेचारे ने अपनी सिर्फ 10% सेना डाली है। 10% सेना को साथ आप पार नहीं पा रहे, वो 90% अभी भी रोक के बैठा हुआ है। मैं उसकी तरफदारी नहीं कर रहा हूं, वो उसने जो किया गलत है, नहीं करना चाहिए। अगर वो भी एक सुपर पावर बनना चाहता है, बनता है, दिखाना चाहता है, इकोनॉमिक पावर बनना चाहता है, रशिया यूएस के खिलाफ लड़ना चाहता है, जरूर लड़िए। ये तरीका नहीं है जी, ये तरीका नहीं है। जी जी जी। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं यूएनएचआरसी से रशिया को बाहर कर दिया गया, लेकिन रशिया पर जितने भी प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं, रशिया काउंटर प्रतिबंध लगा रहा है उन देशों के ऊपर। और एमएनएसटी की बात करते हैं, इंटरनेशनल एनजीओ है, उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया रशिया द्वारा। तो रशिया तो झुकने को तैयार नहीं है, और यूक्रेन की स्थिति ऐसी है, ना उसके पास खोने को कुछ बचा है, ना बचाने को कुछ बचा है। दैट इज वेरी रियल, दैट इज रियल टाइम। देखिए मैं कहता हूं आपके प्रतिबंध यूएस के सब, अगर आप इसको बिल्कुल स्टडी करिए नॉर्मल, पहले आपने प्रतिबंध लगाए, फिर आपने बोला अब हम कड़े प्रतिबंध लगा रहे हैं, उसके बाद आपने बोला अब हम नए प्रतिबंध लगा रहे हैं। क्यों भाई? आपको 40-45 दिन की लड़ाई और इतनी जो नुकसान हो रहा है, उसके बाद आपको नए प्रतिबंध याद आ रहे हैं। आपने पहले दिन लगाने थे। और तीनों के तीनों तरह के प्रतिबंध, कड़े प्रतिबंध, नए प्रतिबंध, ये तीनों का रिजल्ट क्या है? आपको क्या लग रहा है कि एक फौज लड़ाई में जब आती है तो क्या वो फौज ये सोच के नहीं आती कि 10 दिन में क्या होगा, 20 दिन में क्या होगा, 30 दिन में क्या होगा, हम अगर जा रहे हैं तो हमारे खिलाफ हमें कितनी सक्सेस मिलेगी, सक्सेस नहीं मिलेगी तो हम क्या स्ट्रेटजी रखेंगे? आप लोगों ने बोलना ये वेस्टर्न मीडिया का इंफॉर्मेशन एंड प्रोपोगंडा वॉरफेयर है। मैं मानता हूं ये प्रोपोगंडा वॉरफेयर हर जगह होता है, लेकिन ये वो वाली बात है कि आप करें प्रोपोगंडा तो वो बिल्कुल सही खबर है, अगर रशिया कर दे तो भाई ये तो प्रोपोगंडा है। अरे भाई प्रतिबंध आपने लगाए हैं, उसने बोला ठीक है भाई मैं भी लगा रहा हूं। आपने प्रतिबंध तेल के खिलाफ क्यों नहीं लगाए? क्योंकि आपको मालूम है कि यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज घुटनों पर आ जाएंगी 24 घंटे के अंदर। जी 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 जी, इसलिए नहीं लगाए आपने। आप बोलते हैं भारत को कि ठीक है भाई आप तेल ले लीजिए, लेकिन सिर्फ इतना ही लीजिए। क्यों भाई? मेरी रिक्वायरमेंट तुम डिसाइड करोगे, उस रेट पर तुम दे दो, उससे कम करके दे दो। जी जी जी। देखिए हर कंट्री अपना बेनिफिट जरूर सोचने का हकदार है। अगर ये स्टेटमेंट यूएस के लिए सही है, नेटो के लिए सही है, जेलेंस्की के लिए सही है, तो रशिया के लिए भी सही है, इंडिया के लिए भी सही है। हमें भी पूरा हक है कि हम वो करेंगे जो हमें ठीक लगता है। अगर हमें वोटिंग नहीं करनी है, मैं मान लेता हूं कि यस इट अमाउंट्स टू फेवरिंग रशिया, बट इट इज फेवरिंग, वी आर नॉट स्टैंडिंग। जी जी जी। चाइना ने बोला ना कि हम तो स्टैंड कर रहे हैं, आपने क्यों नहीं प्रतिबंध लगाए? क्योंकि आपको मालूम है आप बिल्कुल घुटनों पर आ जाएंगे अगर आप चाइना के खिलाफ चले गए। आपका इतना इंटरेस्ट है यूएस का। बीएस निगम जी आपके पास आना चाहूंगी। बूचा नरसंहार के बाद जिस तरीके से यूएनएचआरसी से बाहर निकाला गया रशिया को, लेकिन भारत का एक पक्ष ऐसा भी है, भारत के जो पूर्व राजनयिक हैं, भारत के जो एक्सपर्ट्स हैं कूटनीति के, उनका ये कहना है कि बूचा नरसंहार के बाद रशिया को उससे बाहर कर देना कहीं ना कहीं वो भी ठीक नहीं है। पहले बूचा नरसंहार के ऊपर इंक्वायरी होनी चाहिए। कैसे, क्या हुआ, कितने लोगों की जान गई? बीएस निगम जी कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए कर्नल साहब ने बिल्कुल सही कहा है कि ये प्रोपेगेंडा है, एक साजिश है रूस के खिलाफ में। और न मैं रूस का पक्ष ले रहा, ठीक है ना, न मैं उनका प्रवक्ता, लेकिन जो बात सही है वो कही जाती है। क्योंकि अगर रूस ने बूचा में ये नरसंहार किया है जिसको उन्होंने बार बार मना किया है कि हमने ऐसा नहीं किया है, तो ये तो द्विपक्षीय मामला है, इसकी जांच होनी चाहिए थी। तो किस एजेंसी ने जांच की बताइए? और कैसे ह्यूमन राइट्स जो कमेटी है ना, उसने कैसे ये फैसला, किस आधार पर फैसला इसने लिया? एक ने प्रोपेगेंडे में कह दिया कि हाँ बूचा में नरसंहार हुआ है। अरे ठीक है, भारत ने भी उसकी निंदा की है, भाई ऐसा नहीं होना चाहिए था, ठीक है ना।
और कोई भी जो सेंसिटिव देश होगा उसको मना ही करेगा। लेकिन ये ईमानदारी बात नहीं हुई है, और जिस आधार पर इसको किया गया है वो आधार नहीं बताया। क्या कोई कमेटी भेजी, क्या कोई इंडिपेंडेंट ऐसा कोई कमीशन उन्होंने बिठाया, क्या किसी और देशों को शामिल किया, ये किसने भी इंक्वायरी करी और उसकी फाइंडिंग्स क्या थी? एक तरफा फैसला ले लिया कि उसको निकालो। क्यों निकालें भाई? और आपने निकाल के कर क्या लिया? आपको फिर शामिल करना पड़ेगा। और इससे होता क्या है जी? रशिया एक इंपॉर्टेंट देश है, एक जिम्मेदार देश है, जब वो मना कर रहा है कि मैंने ऐसा नहीं किया। और क्या इस तरह के अत्याचार जेलेंस्की ने नहीं किए हैं? क्या यूक्रेन ने नहीं किए हैं? उनके 80 लोगों को मारा गया है, जो रिपोर्ट्स आई। तो क्या ये वार क्राइम उन्होंने नहीं किए हैं? क्या उसको बाहर नहीं किया जाना चाहिए? ये एक तरफा फैसले ये बिल्कुल निहायत ही गलत हैं। और ये शुरू पहले दिन से ये हो रहा था। जो कर्नल साहब ने बिल्कुल सही कहा है। ये होता क्या है कि नए प्रतिबंध और कड़े प्रतिबंध, ये होता क्या है? आप एक साथ लगा के देख सकते थे। सारे ह्यूमन राइट्स कमीशन या उनकी जितने एजेंसी सारे बैठे हैं। अब एमएसटी एक वो है, मतलब इंडिपेंडेंट एजेंसी तो नहीं है, वो क्या कह रहे हैं एनजीओ है, उसकी क्या एक स्टैंडिंग बनता है, ठीक है, वो भी उनके पक्ष में आ गया। वो ठीक है, रशिया ने उसके खिलाफ में एक्शन लिया। तो देखिए, ईमानदारी बात है कि ना तो नाटो देश इंसाफ कर रहे हैं, ना यूएनओ इंसाफ कर रहा है, और ये सारी संस्थाएं एकदम रिडंडेंट हो चुकी हैं। इनका कोई अर्थ नहीं रह गया है। मुझे बताइए कि हम जब पढ़ते थे कि नारा दिया करते हैं कि संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। जेलेंस्की साहब को संघर्ष करने के लिए फ्यूल कर रहे हैं, हथियार दे रहे हैं, और उनको ये नहीं है कि एक बार उनको ये कहें कि भाई तुम सरेंडर करो, युद्ध को खत्म करो। जेलेंस्की से कोई नहीं कह रहा, सब रूस से कह रहे हैं कि भाई ये युद्ध खत्म होना चाहिए। और जेलेंस्की अगर चाहते हैं, मैंने पहले भी कहा था, वो टेलीफोन क्यों नहीं करते हैं? आज कोई बात कहते हैं टेलीविजन पर, दूसरे वही मैं कह रही हूँ कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ टेलीविजन कॉन्वर्सेशन चल रहा है। एक तरफ से कोई कुछ कहता है, दूसरी तरफ से कोई कुछ कहता है। नरेंद्र जी, कर्नल साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं? कर्नल साहब, मैं निगम सर जो कह रहे हैं उसी बात को आगे बढ़ा रहा हूँ। मैं कहता हूँ यूनाइटेड नेशन, यूएनएचआरसी, मैं आप सबकी इज्जत करता हूँ कि आप शांति लाना चाहते हो। क्यों नहीं आज तक आपने डेलीगेशन भेजा? भाई यूनाइटेड नेशन के ऑफिस में बैठकर डिमांड कर लेना आपका हक है, लेकिन एक सिंसियरिटी होती है, एक एनवायरमेंट होता है। ऑफर क्यों नहीं किया? यूएनएचआरसी कहाँ था जब 40 लाख लोग पलायन कर रहे थे यूक्रेन से? कितना उन्होंने फैसिलिटेट किया? मुझे बता दीजिए, आज तक किसी रिकॉर्डिंग में, हालांकि ये पूरी रिकॉर्डिंग वेस्टर्न मीडिया द्वारा स्पॉन्सर्ड है, एक भी रेड क्रॉस की गाड़ी क्यों नहीं दिखाई दे रही? एक भी जगह पर रेड क्रॉस ने क्यों फुट स्टॉल नहीं लगाया? देखिए, आपको पूरा हक होना चाहिए कि आप शांति से रिलेटेड चीजें करें, लेकिन आप दिखने भी तो आप अधिकार की बात करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज कहीं दिखाई नहीं दे रही। ये अपने आप में बड़ी बात है। नरेंद्र जी, आपके पास आना चाहूंगी। नरेंद्र जी, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं जिस तरीके से भारत के स्टैंड की। अमेरिका ने यह तक कह दिया कि भारत को अब अपने आप को गुटनिरपेक्ष नहीं कहना चाहिए। भले ही भारत ने 11 बार वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया, ना किसी के पक्ष में किया, ना किसी के विरोध में किया, लेकिन नाराजगी अमेरिका की लगातार भारत की तरफ बनी हुई है और ये कहा कि अपने आप को भारत अब गुटनिरपेक्ष ना कहे। देखिए, अमेरिका कुछ भी कहता रहे, हमारी नीति बहुत स्पष्ट है। ना हम उनके दबाव में आने वाले हैं, ना अन्य किसी उसके। वो अपना आचरण देख ही नहीं रहे हैं। ये जो पूरा युद्ध है, 45 दिन तक एक यूरोपियन देश में इतना बड़ा युद्ध, अपने आप को जो ह्यूमन राइट के चैंपियंस बताते हैं और जो मानवाधिकार के ऊपर इतनी बातें करते हैं, उन्हें यूक्रेन के लोगों के मानवाधिकार की कोई चिंता नहीं है। कि क्या कभी यूरोपियन यूनियन, नेटो कंट्रीज इंक्लूडिंग यूएस, क्या कभी बहुत सीरियस कोशिश की है इतने दिनों में कि तुरंत युद्ध बंद होना चाहिए, पहले हम युद्ध बंद करेंगे उसके बाद हम सारी चीजें बातें शुरू करेंगे? किसी भी देश ने, इनका ये अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं, बता रहे हैं कि हम असल क्या हैं। सारा एक अपने मीडिया से दुनिया को दिखाना चाहते हैं। जो ये दिखा रहे हैं वो सही है। जो पास्ट में देखिए, जो इराक में हुआ है, जो सीरिया में हुआ है, यमन में हुआ है, अनेक देशों में, अफगानिस्तान में हुआ है, वो कहीं कोई उसका कोई मतलब ही नहीं है। आज वो यूक्रेन को बर्बाद कर रहे हैं और रसिया को वीक करना चाहते हैं। एक मदद लेकर, एक ऐसे कंट्री को मोहरा बनाकर, जिसके जो राष्ट्रपति हैं दुर्भाग्यवश एक कॉमेडियन थे, बहुत राजनीतिक रूप से परिपक्व नहीं है,
और सिर्फ शायद 3 साल का उनका अनुभव है लगभग राजनीति में, पहला ही इलेक्शन उन्होंने जीता था। अपने देश को किस तरह से वो इतने अच्छे देश को लगातार बर्बाद करते जा रहे हैं, अपने पड़ोसी एक अपने मजबूत राष्ट्र जिसका वो हिस्सा हुआ करते थे उसकी मदद ना लेके या उनसे संबंध ना सुधार के सीधे वो यूएस की सुनते हैं, वो दूसरे देशों की सुनते हैं और लगातार करते जी। जा और रहे हैं। यही ज़ेलेंस्की की सबसे बड़ी गलती है जिसका खामियाजा पूरे यूक्रेन को, वहां की आम जनता को, बच्चों को भुगतना पड़ रहा है। नरेंद्र जी आपका धन्यवाद, कर्नल साहब आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, निगम जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। आज की इस विशेष चर्चा में फिलहाल इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। अल्लाहू अकबर।